ज्वाइन हो गए बेटा? यस मैम, ज्वाइन है दोनों। तो चलिए हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। ओके, अब आता है वर्ड थियोफ्रास्टस का। इन्होंने क्या किया देखिएगा। इन्होंने तो अपना काम किया। इन्होंने थियोफ्रास्टस को अपने जितना भी इनका जो एजुकेशन था, इनका पास जो नॉलेज था, उन्होंने अपने नॉलेज को थियोफ्रास्टस को पढ़ाया। ओके, थियोफ्रास्टस को हर नॉलेज से उनको प्रॉपर नॉलेज दिया। ओके, तो इन्होंने इनका जो इंटरेस्ट हुआ अपने टीचर से अलग डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, इनका इंटरेस्ट चला गया प्लांट की तरफ में चला गया, बट इनके टीचर का जो इंटरेस्ट था वो जूलॉजी की तरफ था, एनिमल्स के बारे में था, बट इनका इंटरेस्ट प्लांट की तरफ चला गया। इन्होंने प्लांट के बारे में, प्लांट के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा अपना वर्क दिखाया। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया बेटा। देखिएगा, इन्होंने स्टडी किया अराउंड 500 प्लांट्स उस वक्त के टाइम पर। इन दैट टाइम देयर वाज नो माइक्रोस्कोप, नथिंग वाज अवेलेबल एट दैट टाइम, बट उस टाइम भी इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, और 500 प्लांट्स कैसा निकला? फूड, जो कि हमारा बेसिक नीड है, मेडिसिन, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, हर एक डिजीज का क्योर पा सकते हैं। इन्होंने दो चीजों का ज्यादातर स्टडी किया, एक वैसा मेडिसिनल प्लांट और एक प्लांट वैसा जो हमको फूड प्रोवाइड करता है। इन्होंने 500 प्लांट के बारे में स्टडी किया जो कि फूड और मेडिसिन से जुड़ा हुआ था। ओके, इन्होंने स्टडी किया प्लांट के बारे में। इन्होंने एक बुक भी लिखा, इनका लिखा गया बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक इनके द्वारा लिखा गया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने इस बुक में लगभग 480 प्लांट्स के बारे में जिक्र किया है, अपनी एक्सप्लेनेशन दिया है। लगभग उस वक्त के टाइम पर, जिस वक्त साइंस उतना डेवलप नहीं था, उस वक्त भी इन्होंने 480 प्लांट्स के बारे में अपना स्टडी दिया। ओके, और इनका जो वर्किंग पीरियड रहा 670 से 285, इनका जो लाइफ रहा 370 टू 285 BC इनका लाइफ का पूरा टाइम है। ओके, और इनको बोला गया फादर ऑफ बोटानी। ठीक है, इनको बोला गया फादर ऑफ बोटानी। एंड बोटानी वर्ड आया है, लेट्स सी बोटानी। बोटानी वर्ड आया है, बोटाने, BOTANA, बोटानी। इट इज अ ग्रीक वर्ड, अगेन ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया और इनको बोला गया फादर ऑफ बोटानी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जियोलॉजी अगेन एरिस्टोटल, एंड देन फादर ऑफ बोटानी दैट इज थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बाबू आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से बोटानी, किस तरह से जियोलॉजी, किस तरह से बायोलॉजी वर्ड जो है पहली बार डिस्कस किया गया इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस। ओके, तो इतने में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आप लोग को ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो है इनका बुक लिखा गया, दोनों के जो थ्रू है जो बुक लिखा गया, दैट वन इज इम्पोर्टेंट। थियोफ्रास्टस प्लांट के बारे में स्टडी किए, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरिस्टोटल एनिमल के बारे में स्टडी किए, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ओके, हिस्टोरिया एनिमेलियम एंड हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, तो प्लांटेरम बोटानी से जुड़ा हुआ है। बोटानी के फादर कौन है बेटा? तो थियोफ्रास्टस। एनिमेलियम एनिमल से जुड़ा हुआ है, जूलॉजी से जुड़ा हुआ है, फादर जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ओके, सो दिस वन इज डन। आप लोग का जब रियल क्लास स्टार्ट होगा, मेन क्लास स्टार्ट होगा, इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी के पूरे व्यू से स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी के पूरे जो चैप्टर जो कर रहा है, हम लोग पूरे डीप में आएंगे एनसीईआरटी के, बिकॉज एनसीईआरटी बेटा इट इज अ कोड जिसको हम लोग को डिकोड करना पड़ता है। इट इज सिलेबस जिसका बारे में स्टडी करना पड़ता है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड में बेटा क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक एक वर्ड में आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी मस्ट आपको फॉलो करना है to secure good marks in your CBSE as well as if you are preparing for the competitive exam के लिए JEPMA, NEET, AIMS, everything, your NCERT is very much 100%
okay, for all these examination. Okay, it is the best book for your competitive as well as CBSE board examination. अगर आप NCERT को नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि NCERT में समझ में नहीं आ रहा, बहुत इजी बुक है, आप लोग किसी और को फॉलो कर क्वेश्चन दे सकते हैं। मैम वीडियो स्टॉप हो गया। तो मैं फोन से डेटा ऑन करिए। तो बेटा एनसीईआरटी जो है आपको मस्ट फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ के हम प्रिपरेशन करेंगे, एक ही बार हाई स्टैंडर्ड का एक बार मोटे मोटे बुक स्टडी करेंगे, तो बेटा आप उसमें मत फंसिए। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, आप बहुत सारी किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को फॉलो करें और 5 बार पढ़ लें। ठीक है, आपके पास बहुत अरिहंत का होगा, सीबीएसई का होगा, ठीक है, कुछ दिनेश का होगा, तो कहीं कुछ का होगा, 4-5 बुक आप खरीद लें, लेकिन 4-5 बुक आप अगर नहीं पढ़ रहे थरली तो आपके लिए लॉस है। इसलिए आप एनसीईआरटी को ही 4-5 बार पढ़ लें ताकि उसकी एक लाइन याद हो जाए। और आपको पता है एनसीईआरटी के जो इटैलिक्स वर्ड में जो लिखे होते हैं ना, उससे कितना क्वेश्चन अराइज होता है, उसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है और आप उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करिए। मैं खुद एनसीईआरटी प्रीफर करती हूँ आप लोगों को एनसीईआरटी, एंड एज अ साइड बुक यू कैन टेक ट्रूमेंस और एस्चन। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी। एक्स्ट्रा अगर बुक अगर चाह रहे हैं तो ट्रूमेंस और एस्चन ले सकते हैं, बट मेन बुक आप एनसीईआरटी ही रखिएगा। ठीक है, चाहे बायोलॉजी की क्यों ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, बिकॉज एनसीईआरटी द बेस्ट बुक एवर नोन फॉर इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जो लिविंग वर्ड आया, लिविंग, अब जानते हैं कि लिविंग कैसे क्या क्या फीचर्स है जो कि नॉन लिविंग से अलग है, क्योंकि हम लोग अगर ये जान रहे हैं कि लिविंग थिंग्स है तो उसके पास कुछ ऐसा फीचर होगा ना, जिससे कि वो अलग अलग लिविंग थिंग्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि बेटा ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है? बच्चों को नर्सरी से पढ़ाया जाता है कि प्लांट इज अ लिविंग थिंग एंड टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग, बच्चों को सेपरेट बताया जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि उसको क्यों बोला जाता है। ओके, तो चलिए आप एक चीज सोचिए, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है तो क्या जितने बड़ा वो साइज में दिख रहा है, क्या उतना ही बड़ा वो उतना ही न्यूली फॉर्म उतना ही बड़ा होता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब आप लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इज अ वेरी, आप लोग अगर 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आप लोग को मोलस्का, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप लोग को देखने, काइनोडर्माटा, एनिमेलिया, मतलब आप लोग को भंडार मिला होगा। ठीक है, आप ये समझिए उसी भंडार का वो खगोलना है 11th-12th में, ठीक है ना, उसी से क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का जो है लिविंग थिंग देखिएगा, फर्स्ट वन इज व्हाट आर द फीचर्स। तो एक बच्चा मुझसे पूछा, क्योंकि वो क्लास 9 का था, मैम सेल और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? सेल और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? दोनों तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो लिक्विड में क्या अंतर है? तो वो कंफ्यूज हो गया था, उसको लगा कि मतलब जितना भी नॉन लिविंग थिंग है ना वो भी सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था, बट डिफरेंट है, वेरी मच डिफरेंट। मॉलिक्यूल का एक एलिमेंटल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, बट सेल is the combination of various atoms, compounds, okay, and some extra
प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग इट इज ए कॉम्बिनेशन। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑल आर डेवलप्ड फ्रॉम द सेल ओनली, सिंगल सेल ओनली। सेल थ्योरी भी आप जानते हैं, सेल थ्योरी में साइंटिस्ट का नाम है वर्चो। उन्होंने बताया है कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है सेल्यूला इज सेल्यूली, आपने उन्होंने जो थ्योरी दिया है सेल थ्योरी, उन्होंने सेल्यूला इज सेल्यूली का जिक्र किया है, रडोल्फ वर्चो। पहला आपका है दे आर ऑफ सेल। तो सेल के बारे में स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे वर्चो की, रडोल्फ वर्चो। आप लोग पढ़े होंगे 10 में, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, बिकॉज मैं उसको तो बताऊंगी। ओके, रडोल्फ वर्चो इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया है। सेल थ्योरी को क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किया है। ठीक है, जब सेल का डिस्कवरी हुआ, ओके, तो डिस्कवरी के बाद स्वीडन थे और जो स्वान थे उन्होंने सेल के बारे में सब कुछ बताया, बट उन्होंने एक चीज नहीं बताया कि सेल जो है आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज द सेल केम, फ्रॉम वेयर डज द सेल अराइज, सेल आता कहाँ से। जब हम लोग भी आज इतने बड़े हैं, आप लोग भी इतने बड़े हो, तो क्या लगता है इतने बड़े ही आए थे क्या इस यूनिवर्स में? नो, नॉट पॉसिबल। आपका कहीं ना कहीं आप एक बिल्कुल एक स्पर्म होंगे जिन्होंने फाइट किया है, दौड़ा है, और लाखों स्पर्म को पीछे छोड़ के आपने विनर हुए हैं। जब वहां विन हो सकते हैं तो बिल्कुल लाइफ में क्या है, आप लाइफ में विन हो सकते हैं। ओके, तो हमारा भी बॉडी कैसा था, एक सिंगल स्पर्म के जैसा था, जिसने फर्टिलाइज किया किसको, ओवम को, तब जाके आपका पूरा बॉडी जो है डेवलपमेंट करके इस अर्थ पर सर्वाइव किया है, और आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखिएगा सेल थ्योरी इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने ये बताया, देखिएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बताया कि सेल जो है एक सिंगल सेल को बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कोशिका सेल बोलते हैं, बिकॉज हिंदी वर्ड थोड़ा सा हमको बोलने में टफ लगता है। सेल इज वेरी मच इजी टू प्रोनाउंशिएट। ओके, तो हम लोग सेल ही वर्ड यूज करेंगे। सेल, सेल है क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि क्यों सेल को ही क्यों बोला गया स्ट्रक्चरल, जैसे कि आप एक बात जानते हैं, ठीक है, सोचने पर मजबूर हो जाइए, आप लोग दिमाग को जोर डालिए, इमेजिन करिए, ठीक है, आप लोग इमेजिनेशन में भी हम ले जाएंगे। तो देखिएगा, जब तक आप अपने मदर के वोम में थे, ठीक है, आप 9 मंथ सर्वाइव किए अंदर, आप पूरा लाइफ टाइम सर्वाइव करेंगे इस दुनिया में, अर्थ में। तो आपने जो अपना लाइफ कंप्लीट किया 9 मंथ अपने मदर के वोम के अंदर, उस वक्त आपने क्या क्या वर्क किया है। आप ज्यादा एक्टिव तो लगता है कि तब थे, अब कम एक्टिव हो गए, तब कितना एक्टिविटी, इतना एक्टिविटी आपने शो किया है कि आप उसको बारे में बता नहीं सकते। उस वक्त आपने ब्रेन का डेवलपमेंट किया, आपके अंदर हार्ट का डेवलपमेंट हुआ, आपके अंदर पूरा बॉडी पार्ट डेवलपमेंट हुआ, आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, आप उसके उस वक्त आपके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं होगा कि भाई मेरा हाथ पैर ग्रो कर रहा है, कि मेरा पैर ग्रो कर रहा है, भाई मेरा हार्ट बीट करना स्टार्ट कर गया है। तो इस तरह का जो कॉन्शियसनेस और फीलिंग्स आपको उस वक्त नहीं आया होगा। वाई? बिकॉज दैट टाइम योर ब्रेन वाज नॉट टू मच डेवलप्ड इनसाइड द वॉर्म। ठीक है, आप बस डेवलपिंग फेज में थे, आप बस डेवलप कर थे अपना बॉडी को। ओके बेटा, तो देखिएगा सेल जो है स्ट्रक्चरल, एक सेल से जब हम लोग जाइगोट बने, फर्टिलाइजेशन हुआ हमारा, ठीक है, स्पर्म जब ओवम से मीट किया तो जाके एक जाइगोट नाम का सेल आया। ठीक है, जाइगोट इज अ यूनिसेल्युलर सेल, एक सेल होता है, and that cell goes into the mitosis। ओके, तो माइटोसिस अगेन एक वर्ड आया है जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 10 में पढ़ा होगा। माइटोसिस इज अ डिवीजन ऑफ सेल। माइटोसिस क्या है?
डिवीजन ऑफ सेल, एक मियोसिस भी है, मियोसिस इज अ division of gametes, formation of gametes. meiosis can half the number of chromosome. जैसे कि मान लो कि मेरा एक सेल जो है, सिंगल सेल जो है डिवाइड कर रहा, इसके पास 2n है, n इज आपको पता है n इज जीनोम, जीनोम हम लोग सब कुछ में आएंगे बिकॉज हम लोग इस चैप्टर में आ चुके हैं। हर एक वर्ड हमारे लिए नया नया आते जाएगा, हम लोग नया नया पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बॉडी सेल भी डिप्लॉयड होता जाता है, और जितनी सेल डिवाइड करेगा, जितने बार डिवाइड करेगा, आप ये समझो उस डिवीजन के कारण सॉरी हमारा बॉडी पार्ट डेवलपमेंट करेगा। किडनी बनेगा, डिवीजन होके सेल, लंग्स बनेगा, सेल डिवीजन होके, बॉडी में हैंड्स डेवलपमेंट करेगा, वाई सेल डिवीजन अगेन, लिम्स ग्रो कर रहे हैं, सेल डिवीजन ऑफ फिर सेल, ओके, पूरे बॉडी पार्ट डेवलपमेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ सेल, ओके। तो उस वक्त जो है डिफरेंट डिफरेंट एक सेल से जाइगोट ही डिवाइड करता गया, और डिवाइड करके मान लो कि 1 मिलियन सेल्स बना, हम सब जानेंगे चैप्टर में, 1 मिलियन सेल्स बना। अब उसमें से कुछ सेल को नर्वस सिस्टम का काम दे दिया गया, उसमें से कुछ सेल को कार्डियक का काम दे दिया, कार्डियोलॉजिस्ट का काम दे दिया कि तुम बीट करना, और लाइफ पूरे ब्लड को पंप, तुमको मैसेजेस को लाना है, ले जाना है। कुछ सेल को बॉडी के मूवमेंट के लिए काम दे दिया गया, इनवॉल्युंटरी वॉलंटरी एक्शन के लिए काम दे दिया गया, तो क्या बन गया, आपके हाथ और पैर बन गया, ठीक है, उस तरह से। और कुछ सेल्स को फिल्ट्रेशन के काम में लगा दिया गया, जिससे कि ब्लड जो भी वेस्टेज बना है उसको फिल्टर करके इम्प्योरिटी को बाहर निकाले और प्योर ब्लड को बॉडी में यूज करे। कुछ सेल को डाइजेशन में लगा दिया कि भाई तुम्हारा काम है, जितना भी फूड इंसान खाएगा, इफ ऑर्गेनिज्म खाएगा, तुम उसको डाइजेस्ट करो, उससे तुम न्यूट्रिएंट्स निकालो, तुमको वो काम दे दिया गया। इस तरह से डिफरेंट सेल को क्या किया गया, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया कि तुम इतना इतना काम करो, तुम काम करोगे तो क्या बनेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरह से उस सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, और डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड टू मेक सम ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन गिव द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, हम लोग का उससे बॉडी डेवलपमेंट हुआ, ओके। और देखिएगा सेल इज द फंक्शनल, ठीक है। जब सेल पढ़े होंगे then you will had known that nucleus has some other function, mitochondria also has some other function, lysosome has some other function, Golgi body has some other function। तो different different organelles के different different functions होते हैं, और उस function से हमारा पूरा body का metabolism जो है रन करता है, ओके। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जानते हैं कैसे बना, उसके हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब, अभी तो नहीं, अभी फिलहाल इस चैप्टर में तो इंक्लूड नहीं है वो टॉपिक, इसलिए हम नहीं जाएंगे, पर जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो हम लोग उस चैप्टर में आएंगे, बिकॉज एक चैप्टर भी है आपके सेल के ऊपर डिपेंडेंट सेल है, उसमें माइटोसिस है, मियोसिस है, सेल डिवीजन है, एवरीथिंग इज देयर इन योर सिलेबस, ओके। आपके 11th में ही है, उसमें भी हम लोग आएंगे। So this is a very interesting part of your CBSE 12th biology, okay? देखिएगा, इसको बोला गया है फंक्शनल यूनिट, क्यों, क्योंकि सेल के पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है और सारे अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, ठीक है, लाइसोसोम को डाइजेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ओके। नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स है, नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन भी कुछ सेल है ना, उसमें भी कुछ ऑर्गेनेल्स है, वो किस काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन काम कर रहा है। न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है, हमारा जेनेटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा है, ओके। हम कैसे दिखते हैं, हम क्या वर्क कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या होगी, हम लोग किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, हम लोग का फ्यूचर क्या है, हम लोग कैरेक्टर्स क्या है, एवरीथिंग आर प्रेजेंट स्टैंडर्ड न्यूक्लियस। हम लोग आज जो भी हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जीन के कारण है, जो भी हमारा जीन है उसके मुताबिक ही हम वर्क करते हैं, ठीक है। एक ही पेरेंट के 4-5 बच्चे, ओके, पांचों अलग अलग, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स से जीन तो सब में सेम आए, बट किसी में कुछ फीचर डोमिनेंट हुआ, किसी में रिसेसिव हुआ, किसी में डोमिनेंट हुआ।
हम लोग सब जानेंगे इसी आपके 11th में। ओके, तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा देखिए इन्होंने क्या बताया, all organisms either they are plant or animal, इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, मैं लिविंग की बात कर रही हूँ, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सारे के सारे बने हुए हैं किससे, आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, एंड थर्ड वन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसीलिए क्योंकि सेल जो है आया कहाँ से, इन्होंने इसका आंसर किया है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा क्या आंसर किया है, omnis cellula e celluli। ठीक है, omnis cellula e celluli, इन्होंने ये बताया कि omnis मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म। दिख रहा है एनसीईआरटी में किस तरह से चीजों को डिकोड करना पड़ता है, उसका मतलब निकालना पड़ता है, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, 10th में तो इजी था, बस पढ़ लिए याद कर लिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है और जेटिस क्या होता है, एलील और डोमिनेंसी क्या होता है, बस सिंपल सिंपल डेफिनेशन पढ़ लिए, एग्जाम में लिख दिए। ठीक है, बट यहाँ पर वैसा काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हम लोग को थरो रिविजन करना पड़ेगा, थरो स्टडी करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म, सेल्यूला, cell arises, E means arises from celluli pre-existing cell। ठीक है, इन्होंने ये बताया इस दुनिया में जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटा हो चाहे वो यूकैरियोटा हो, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री-एग्जिस्टिंग सेल। आज अब जो भी कुछ है तो आप अपने गार्जियन की वजह से हैं। ठीक है, अपने मदर फादर की वजह से हैं, आपके मदर फादर आज जो भी हैं वो अपने मदर फादर की वजह से, वो जो भी थे आपके नाना नानी वो भी अपने फादर मदर की वजह से होंगे। इस दुनिया में जो भी आया है उसके लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम क्या है बेटा, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ठीक है, हम लोग जो भी आए हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, तो वो सेल है क्या, वो सेल है क्या, आप ये बात जानिएगा कि हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन से। तो स्पर्म कैसे बन के आया, तो कहीं ना कहीं स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटोसाइट एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है जिससे स्पर्म का डेवलपमेंट हुआ और फिर हम लोग आज दुनिया में आए हैं। ठीक है, तो एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स ऑर्गेनिज्म का जो सेल है अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मार्कर ओके, ऑर्गेनिज्म का जो सेल है बेटा वो किससे बना हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। ठीक है ना, ग्रीन नहीं चलता। मेरी बातें समझ में आ रही है, इसका मतलब यही है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर मेड अप ऑफ सेल। कैसे बना, तो इन्होंने रडोल्फ वर्जन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जितने भी सेल आए बन के इस दुनिया में, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, और सेल के बिना लिविंग थिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेल हैज सम फीचर्स which are not present in the non-living organisms। okay, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग चेक करते हैं। देखिएगा सेकेंड, लिविंग थिंग। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग ग्रोज, ग्रो करते हैं। मिस ग्रोथ, ग्रोथ
ठीक है, ये ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ। तो आप ये एक बात जानते होंगे, समझिए मेरी बातों को। एक छोटा सा बस टेबल है, क्या उसको हम खाना पानी दे के उसको इतना बड़ा सा कर सकते हैं? Not possible at all. Why? Because that table or the bench is made up of molecules, not the cell. वो सेल से बने हुए बिल्कुल भी नहीं है, और वो ना ही खाना खा सकते हैं, उनके बॉडी पार्ट में ना ही कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा, ना ही बॉडी उनका ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करते हैं। अब एक मेरा बात समझिएगा, ग्रोथ है क्या? जैसे कि डेवलपमेंट हम लोगों का हुआ है, ठीक है, इट इज, आप जानते हैं बेसिकली माइटोसिस इज द मेन रीजन। माइटोसिस का कारण क्या है? सेल डिवीजन हुआ है और बॉडी का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली जब एक चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, एवरी चाइल्ड को आप ये समझ लो, ऑफस्प्रिंग समझ लो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो भी उनका बॉडी है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल से एक फुल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे? जादू? जादू हो गया? नो, दिस इज नॉट जादू एट ऑल, इट इज ऑल नेचर, नेचुरल चीजें। ठीक है, जिसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। माइटोसिस एक वर्ड आया है, ठीक है, माइटोसिस एक वर्ड आया है, इस चीजों को समझिए। तो माइटोसिस इज ओनली डिवीजन ऑफ सेल। व्हाट इज माइटोसिस बेटा? इट इज डिवीजन ऑफ सेल। सेल डिवाइड करेंगे तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, बस सेल का नंबर इंक्रीज करने से हो जाएगा? सेल एक सेल है, उसका मिलियन सेल में बदल दिए, उतना से हो जाएगा बस इंसान बड़ा हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा? नहीं, उसको एक करेक्ट पोजीशन में, करेक्ट पोस्चर में बड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारा हाथ जो है सर से निकल जाए और पैर जो है हमारे गले से निकल जाए, विल इट लुक राइट? और क्या वो ग्रोथ है? उस तरह ग्रोथ को नेचर भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जिनका बॉडी प्रॉपर ग्रोथ है, उन्हीं का बॉडी जो है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है, उन्हीं का बॉडी जो है नेचर एक्सेप्ट करता है। हम लोग जानेंगे इस बारे में और। ओके, तो देखिए ग्रोथ है क्या? ग्रोथ इट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल। तो मेरे एक एक्सपेरिमेंट समझिए आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ सिंगल सेल। आपको मैंने पहले ही बताया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी कहीं ना कहीं से आया होगा। ये जो माइटोसिस करेगा, 2 सेल, then again 4 cell, then again 8 cell, then again it will give to 16, then it will give to 32, it will give to 64 and so on। ठीक है, वैसे करते करते इंक्रीज कर जाएगा। तो बस सिर्फ इंक्रीज करने से ही काम चलेगा? नहीं, हमको उसको करेक्ट पोजीशन में उसको डेवलपमेंट भी कराना है। ये कैसे होगा? तो एक 2 वर्ड आता है, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। बेटा सेल एनलार्जमेंट है, एक सेल डिफरेंशिएशन है, ये 2 वर्ड है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, प्लांट हार्मोन्स में पढ़े होंगे। ठीक है, जब आप लोग प्लांट हार्मोन, ठीक है, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ओके, व्हाट इज सेल एनलार्जमेंट बेटा? एक सेल इतना छोटा सा है, छोटा सा है, इसका साइज अगर इतना बड़ा हो गया, साइज मीन्स इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है ना, इसका एरिया बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, दैट इज इंक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सेल, इज कॉल्ड सेल एनलार्जमेंट। सेल का साइज बढ़ गया, सेल का एरिया बढ़ गया,
सेल का वॉल्यूम बढ़ गया और सेल जो इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, दैट इज सेल एनलार्जमेंट। सेल जब नया ग्रो करेगा तो छोटा सा होगा, जैसे जैसे वो मैच्योर होगा सेल का साइज भी तो बढ़ेगा ना, जब सेल बढ़ेगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी का डेवलपमेंट होगा। ओके, सेल डिफरेंशिएशन ये क्या है? एक सेल से मान लो कि मैंने 64 तक बताया, अगर मान लो कि 1 मिलियन इधर 1 मिलियन इधर, तो इस दोनों को, ठीक है, कुछ कुछ काम दे दिया गया। ये जो जिस तरह का टिश्यू बनाया इसको मान लो रेस्पिरेशन का काम दे दिया गया, इसको मान लो डाइजेशन का काम दे दिया गया, ठीक है बेटा। और डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल को एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया जाएगा, उसे क्या सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेल डिवाइड तो किया बट कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर मोटिव उसके पास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, उसको काम दे दिया गया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया कि तुमको यही काम करना है, ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, तुम मैच्योर हो गए हो, तुम रेस्पिरेशन का काम संभालो, तुम भी बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तुम्हारा सेल एनलार्जमेंट हो चुका है, तुमको काम करना है, तुम डाइजेशन का काम करो। जहाँ मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल ऑल्सो बॉडी जो है ग्रोथ करेगी और उससे हमारा बॉडी में ग्रोथ आएगा। आप देखते हैं कट गया, छिला गया, चोट लग गया, कट गया, अपने आप वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ऑब्वियस ड्यू टू सेल डिवीजन। वहां के जो कुछ सेल्स थे वो डेड हो गए, वो खत्म हो गए, तो जो भी सेल बचे हैं वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमको वो जो कटा है, जो एम्प्टी स्पेस बना है, वहां पर जो वुंड बना है उसको हमको हटाना है, उसके बदले में नया सेल डेवलप करना है, अगेन देयर इज ए ग्रोथ। तो बॉडी जो है एवरी टाइम ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, और जिसकी वजह से हम लोग आज इतने बड़े, ठीक है। तो आई थिंक this much we should leave now. So if you want some more demo classes, then I will give tomorrow, and from 1st August I will start your whole class of 11. Okay, syllabus wise हम लोग start करेंगे from 1st August। रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, और बकरीद भी आ रही है, तो दोनों की तो छुट्टी मिलेगी, तो मैं चाहती हूँ कि 1 से स्टार्ट कर दे, ताकि वैसे भी आप लोग का जो सिलेबस है वो पीछे ना जाए, स्टार्ट रहे 11th आप लोग का कंटिन्यू रहे। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगी। अगर इफ यू लाइक्ड माय क्लास देन यू प्लीज वोट and give me your opinion that how was my class today, and if you want some more class then your like is an energy booster for me। आप जितने मुझे लाइक करेंगे मेरा एनर्जी उतना बूस्ट हो जाएगा और मैं उतना ही अच्छा पढ़ाऊंगी आप लोग को, ठीक है। और ये जो क्लासेस मैंने आप लोग को जो पढ़ाया है दैट क्लास विल बी रिकॉर्ड हो चुकी है एंड आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप बैठ के देखो, 2 बार 3 बार समझो कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आ रहा है, मैं डाउट पूछ सकती हूँ, मैं फ्रेंडली हो सकती हूँ, मैं कुछ भी डाउट क्लियर में कर सकती हूँ, तो आप श्योर अपना लाइक मुझे दे सकते हैं एंड आप क्लासेस को 1 से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे आपको और डेमो क्लास चाहिए ताकि आपका डिसीजन क्लियर हो सके, तो आई विल श्योर गिव यू सम मोर डेमो क्लासेस, 1 or 2 more demo classes, then you will take your decision, then I will start from class. They will start on the classes from 1st August, okay? And if you want my demo tomorrow again, then you give me some likes and tell me your opinion that how was my class, then I will give my demo again on tomorrow, okay? So bye everyone.